अगर हम लोग बात करते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम की, ठीक है, तो एक सिंपल सा अगर एक मॉडल ले लेता हूँ कि मेरे पास एक जनरेटर है जी, और वो जो है एक मोटर को सप्लाई कर रहा है ना। ऐसे केस में क्या होता है, हम जानते हैं जब भी दो कंडक्टर्स होते हैं जो कि सेपरेटेड होते हैं बाय इंसुलेटर, और उन दोनों कंडक्टर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो वहाँ पे कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करता है जिसको हम लोग लाइन कैपेसिटेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने पुराने लेक्चर में डिस्कस करा हुआ है। अब अगर ऐसा कोई सिस्टम है, तो सबसे पहले ये जो मोटर लगी हुई है, ये क्या करेगी, ये पावर को ड्रॉ करेगी जनरेटर से। तो जनरेटर से मोटर जो पावर ड्रॉ करेगी या जो करंट मांगेगी उसको हम कह देंगे लोड करंट। ठीक है, तो ये डायरेक्टली डिपेंड करेगा कि मोटर कितनी रिक्वायरमेंट है। लेकिन ये जो लाइन के कैपेसिटर हैं, ठीक है, लाइन के कैपेसिटर, और क्योंकि एसी सप्लाई है तो इनके अंदर भी एक करंट फ्लो करेगी। तो ये जो करंट मांगेंगे, ये कैपेसिटर जो जनरेटर से करंट मांगेंगे इस तरीके से, ये कहलाएगी आपकी चार्जिंग करंट। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं चार्जिंग करंट इन ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखेंगे, छोटे छोटे लेक्चर्स हैं तो इसको बड़ी जल्दी से कवर कर लेते हैं और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। नाउ चार्जिंग करंट इन कैपेसिटर, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन के अंदर चार्जिंग करंट की क्या रोल रहता है, क्या भूमिका रहती है, इन सब के ऊपर इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर मैंने चर्चा करी हुई है। अच्छा, कैपेसिटर क्या होता है और कैपेसिटर कब फॉर्म होता है, ये सारी चीज़ें मैंने अब तक कवर कर दी थी आरएलसी में। तो यहाँ पे उस कैपेसिटर के आफ्टर इफेक्ट की बात हो रही है। जैसे हमने कैलकुलेट कर लिया कि ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन के अंदर इंडक्टर है, रेजिस्टेंस है, कंडक्टेंस एंड कैपेसिटर है। तो आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर यहाँ पे कैपेसिटर के कारण जो चार्जिंग करंट फ्लो कर रही है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब देख लो यहाँ पे, अब ये चार्जिंग करंट, ठीक है, ये चार्जिंग करंट, इसको नाम चार्जिंग करंट क्यों दिया गया, क्योंकि देखो ये जो कैपेसिटर लगा रखे हैं, जो कैपेसिटर लगा नहीं रखे मतलब बनते हैं बिटवीन द कंडक्टर्स। आपको पता है दो तरीके के कैपेसिटेंस बनते हैं, एक तो होता है बिटवीन कंडक्टर जैसा कि ये, और एक बनता है बिटवीन ग्राउंड। ठीक है, लेकिन क्योंकि टावर की हाइट सफिशिएंटली हाई रखी जाती है, तो ये जो ग्राउंड वाले हैं ये लगभग लगभग नेग्लिजिबल होते हैं। तो इसीलिए मैंने इस पिक्चर के अंदर ये वाले कैपेसिटर यानी कि जो बिटवीन द कंडक्टर्स बनते हैं इनकी चर्चा की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, करंट फ्लो इन ट्रांसमिशन लाइन ड्यू टू द कैपेसिटेंस फॉर्म बिटवीन कंडक्टर इज कॉल्ड चार्जिंग करंट। ठीक है, तो अगर कोई तुमसे पूछ लेता है कि चार्जिंग करंट क्या होगी, तो वो करंट जो कि ट्रांसमिशन लाइन के अंदर फ्लो होती है उन कैपेसिटेंस की वजह से जो बिटवीन द कंडक्टर्स बन गए हैं उसको हम कहते हैं चार्जिंग करंट। ठीक है, अब क्योंकि ये चार्जिंग करंट जो है ये इन कैपेसिटर करंट फ्लो हो रही है, यानी कि क्या होगा, ये कैपेसिटिव करंट हो गई। तो इसीलिए जो चार्जिंग करंट होती है ये क्योंकि लाइन के कैपेसिटेंस के कारण हो रही है, और हम सब जानते हैं अगर लाइन के कैपेसिटेंस के कारण करंट होगी तो ऑब्वियस सी बात है वो करंट जो होगी आईसी, वो लीडिंग होगी वोल्टेज से। तो इसलिए प्योरली लीडिंग होती है, या कह लो ZPF लीडिंग होती है। ठीक है, ना इसका बड़ा इंटरेस्टिंग है ये ZPF वर्ड, ZPF समझ लो, ये मेनली यूज़ हम लोग इसको जब आर्मेचर रिएक्शन या वोल्टेज रेगुलेशन चर्चा करते हैं ट्रांसमिशन लाइन के, या अल्टरनेटर की जब बात करी जाती है वहाँ पे इसकी चर्चा होती है बहुत डिटेल में। ZPF, यहाँ पे PF है तुम्हारा पावर फैक्टर। ठीक है, समझ लो इसको ध्यान से, वैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है, PF है पावर फैक्टर। ठीक है, एंड Z है यहाँ पे ज़ीरो। तो ज़ीरो पावर फैक्टर यानी कि भैया पावर फैक्टर ज़ीरो हो गया है। अब पावर फैक्टर इक्वल टू होता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा जीरो कब होगा, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। नाउ थीटा 90 डिग्री कब होगा, जब प्योर कैपेसिटर या फिर प्योर इंडक्टर होगा। समझ में आ रही बात, ही क्लियर हो रहा है। तो जब भी कभी ना ZPF लिखा दिख जाए, ZPF इसका मतलब प्योर वहाँ पे एलिमेंट है। इसका मतलब क्या है, प्योर एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं, यानी कि रेजिस्टेंस को बिल्कुल हम लोग इग्नोर कर दे रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि जो भी हमारा एलिमेंट है, यानी कि जो भी करंट ड्रॉ कर रहा है वो प्योरली इंडक्टिव या कैपेसिटिव है। अब देखो अगर लीडिंग लिखा हुआ है प्योरली ZPF लीडिंग, या तो वो क्या है, प्योर कैपेसिटर है। ठीक है, और वहीं पे अगर लिखा हुआ है ZPF लैगिंग, तो इसका मतलब क्या है, ये प्योर इंडक्टर की बात हो रही है। समझ में आ रही बात है। सो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स और बेसिक इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स, समझ में आ रहा है बात है। तो जब भी ZPF लोड की बात होती है तो ZPF आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए रखा जाता है कि ऐसा लोड जो प्योरली आपका लीडिंग या लैगिंग लोड है, यानी कि उसमें वोल्टेज और करंट के बीच में एग्जैक्टली 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। ठीक है, दैट इज द पॉइंट, समझ में आ गई होगी। सो जो करंट है, चार्जिंग करंट, ये क्यों आ रही है, बिकॉज ऑफ लाइन कैपेसिटेंस इन कैपेसिटर कारण आ रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो इसको हम कैपेसिटिव करंट भी कह सकते हैं, कैपेसिटिव करंट। ठीक है, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, चार्जिंग करंट की जगह कैपेसिटिव करंट। तो ये कैपेसिटिव करंट है क्योंकि, तो इसलिए इसको ये भी क्या होगी, प्योरली लीडिंग होती है। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, इसरो के एग्जाम में भी पूछा गया था कि अगर लाइन चार्जिंग करंट फ्लो कर रही है तो उसका बिहेवियर कैसा होगा। तो वो 90 डिग्री लीडिंग, 90 डिग्री लैगिंग, 0 डिग्री, 180 डिग्री ऑप्शन थे, तो 90 डिग्री लीडिंग होगा। नाउ फॉर्मूला समझ लेते हैं चार्जिंग करंट का। तो चार्जिंग करंट का फॉर्मूला सिंपल है, आई सी इक्वल टू आई, अगर हम बात कर लें आई इक्वल टू वी अपॉन एक्स सी होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग प्योरली कैपेसिटर लेके चल रहे हैं यहाँ पे, तो सी इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी होता है, तो ओमेगा सी ऊपर भेज दिया, तो सिंपली यहाँ से
2πf इंटू सी वी आ गया है ना। ये 2πf क्या है, ओमेगा है, एंड सी आपका पता ही है ओमेगा सी, यही चीज़ 1/ओमेगा सी होगा। इसको ऊपर भेज दोगे तो आई सी इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे ओमेगा सी वी, या इसको ओमेगा को ओपन कर लोगे तो 2πf इंटू सी इंटू वी। सो यहाँ से ये फॉर्मूला निकल के आ जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। अच्छा, अगर यहाँ पे रियल और इमेजिनरी करना हो तो यहाँ जे लगा देना। ये जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर देखो एक चीज़ ध्यान रखना, मैं कई बार बता चुका हूँ अपने क्लासेस में, अगर x इक्वल टू जे वाई है तो इसका मतलब क्या है कि जो x है वो क्या है 90 डिग्री लीड कर रहा है, सिंपल सी चीज़ है। प्लस जे अगर लिखा हुआ है तो 90 डिग्री यहाँ पे है। अगर यहीं पे लिखा होता x इक्वल टू माइनस जे वाई तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये x जो है वो नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। माइनस जे का मतलब हो गया ये जो पर्टिकुलर क्वांटिटी है वो 90 डिग्री लैग कर रही है। क्लियर हो गया। सो दिस इज द सिंपल कॉन्फ़िगरेशन जो हम इस्तेमाल करते हैं। सही है, तो अगर जे कह दे तो यहाँ जे लगा देना। ठीक है, वैसे आपको ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए, आई सी इक्वल टू 2πf सी वी। ना यहाँ पे आई सी क्या है, आई सी वो चार्जिंग करंट है, वो लाइन का चार्जिंग करंट है जो फ्लो होगा बिटवीन, अगर सिंगल फेज की बात कर रहे हैं तो सिंगल फेज में दो कंडक्टर होंगे, एक लाइव वायर होगा एक न्यूट्रल वायर होगा। तो लाइव और न्यूट्रल, ठीक है, इनके बीच में जो कैपेसिटेंस फॉर्म हो जाएगा बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल पे वर्क करेगा, ये लो पोटेंशियल पे, तो देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, एंड व्हेनेवर देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड को ही रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस कैपेसिटर को लगाते हैं। समझ में आ रही बात ये। तो लाइन वायर है और न्यूट्रल है, इनके बीच में कैपेसिटेंस फॉर्म हो जाएगा। अब ये जो कैपेसिटेंस बना है, ठीक है, ये कैपेसिटेंस की वजह से जो चार्जिंग करंट फ्लो करेगा उसकी वैल्यू ये है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। वहीं पे अगर थ्री फेज सिस्टम है, थ्री फेज लाइन का अगर हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं तो यहाँ पे याद रखना, जब भी हम थ्री फेज की बात करेंगे, चाहे इंडक्टेंस निकालें, कैपेसिटेंस निकालें, लाइन करंट निकालें, कुछ भी निकालें, हमेशा फेज वैल्यू की बात होगी। ठीक है, फेज वैल्यू को ही पकड़ के चलोगे। तो चार्जिंग करंट पर फेज की बात हो रही है। ठीक है, पर फेज बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी कि एक ही फेज को हम कंसिडर कर रहे हैं। तो अगेन जब एक फेज को कंसिडर करोगे तो लगभग लगभग देखो सेम फॉर्मूला यूज हो जाएगा, क्योंकि फेज वैल्यू जैसे यहाँ लाइव और न्यूट्रल था वैसे यहाँ देख लो न्यूट्रल, एंड ये जो बी है हमने वो पकड़ लिया है। आर भी पकड़ सकते हो, वाई भी पकड़ सकते हो, डिपेंड्स ऑन कि कौन सा फेज कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन फेज का मतलब हो जाता है एक पर्टिकुलर वायर एंड न्यूट्रल के बीच का, न्यूट्रल को अगर हम लोग ले रहे हैं एज अ रेफरेंस। ठीक है, समझ में आ रही बात है। तो ये बिल्कुल देखो सेम फॉर्मूला निकल के आएगा, 2πf आ गया। सी यहाँ पे सी था, यहाँ पे हम लेंगे सी फेज, मतलब एक पर्टिकुलर फेज का न्यूट्रल वायर के साथ क्या कैपेसिटेंस है, तो सी फेज हो गया। एंड देन वी फेज क्या हो गया, वोल्टेज तुमने कितना अप्लाई कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे, इसका फेज वोल्टेज कितना अप्लाई किया है, लाइन नहीं फेज वोल्टेज। तो यहाँ से हमारे पास आईसी फेज आ जाएगा। ये हो गया चार्जिंग करंट पर फेज अगर थ्री फेज लाइन है। ना यहाँ पे फीचर समझ लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फीचर्स क्या होंगे, चार्जिंग करंट के नेचर क्या है या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले फीचर आ जाता है कि किस पे डिपेंड करता है। तो ये चार्जिंग करंट जैसे देख सकते हो 2πf CV है, तो एक तो वोल्टेज पे डिपेंड करेगा कि तुमने सप्लाई वोल्टेज कितना है। ठीक है, आपने कितना वोल्टेज का सप्लाई दिया है, तो सप्लाई वोल्टेज पे एक तो डिपेंड करेगा। ठीक है, दूसरा कैपेसिटेंस कितना फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो कितना कैपेसिटेंस फॉर्म हो रहा है बिटवीन द कंडक्टर्स। तीसरा ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी भी डिपेंड करेगा, यानी कि एफ, यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि हम एक ट्रांसमिशन लाइन है जो कि इंडिया में है, ठीक है, इंडिया हमारा प्यारा भारत इंडिया, अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस, यहाँ पे जो चार्जिंग करंट आईसी जाएगी, ठीक है, आईसी इंडिया लिख देता हूँ, आईसीआई। ठीक है, ये हो गया इंडिया की करंट है, चार्जिंग करंट है। और अगर ऐसे ही ट्रांसमिशन लाइन, सेम ट्रांसमिशन लाइन अगर मैं अमेरिका में बना देता हूँ, अमेरिका, ठीक है, अमेरिका, तो अमेरिका में जो चार्जिंग करंट होगी आईसी, तो आईसी जो अमेरिका में होगी वो क्या होगा, वो ज़्यादा फ्लो होगी कंपेयर टू द चार्जिंग करंट इन इंडिया। ठीक है, रीज़न क्या है, रीज़न आपके सामने, फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी। भले ही कंडक्टर के बीच का देखो, कंडक्टर बीच की अगर डिस्टेंस हमने सेम रखी तो सी बराबर हो गया, डिस्टेंस अगर सेम है तो ये भी सी ये भी सी। ठीक है, सप्लाई वोल्टेज भी मान के चलते हैं, वी भी दे दिए। देन फ्रिक्वेंसी, क्योंकि इंडिया में जो होता है, इंडिया में हम लोग इस्तेमाल करते हैं 50 हर्ट्स, और अमेरिका जाओगे तो वहाँ पे 60 हर्ट्ज के अप्रॉक्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो क्योंकि फ्रिक्वेंसी वहाँ पे ज़्यादा है तो ऑब्वियसली चीज़ है, चार्जिंग करंट जो होगा उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अमेरिका में सेम वोल्टेज देने पे, सेम डिस्टेंस बिटवीन द वायर मेंटेन करने पे ज़्यादा चार्जिंग करंट लाइनों में फ्लो कर रही होगी। तो डेट इज़ द पॉइंट, क्लियर हो गया। नाउ दिस इज़ द केस ऑफ चार्जिंग करंट। ठीक है, समझ में आ गई बात है, फीचर्स की बात कर रहे हैं, पहला फीचर। दूसरा फीचर समझ लो, प्योर लीडिंग होगा। अगेन बताया, इस पर क्वेश्चन भी आया हुआ है, क्योंकि चार्जिंग करंट क्या है, बिकॉज ऑफ दिस कैपेसिटेंस फ्लो कर रही है, ना कि किसी लोड की वजह से। तो क्योंकि ये चार्जिंग करंट बिकॉज ऑफ दिस कैपेसिटेंस फ्लो कर रही है, ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा आईसी, ये आ जाएगा वी, और आईसी और वी इसके बीच का एंगल होगा यहाँ पे 90 डिग्री। समझ में आ रहा है, जहाँ पे करंट जो होगी वो लीड कर रही होगी। ठीक है, तो प्योरली लीडिंग होगी। दूसरा दूसरा हमने फीचर बता दिया। नाउ तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर को समझ लेते हैं। थर्ड फीचर क्या है, देखो
चार्जिंग करंट जो होगी बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस पे स्टार मार्क कर लेना, बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है। इसको मैं सर्ज इंपेडेंस में आगे अभी कवर करूंगा और डिटेल में, क्योंकि इसको पूरा एक, इसके ऊपर पूरे 2-3 लेक्चर बनाए हुए हैं मैंने, आगे चल के हम इसको कवर करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि चार्जिंग करंट तब भी फ्लो करेगी लाइन में जब कोई भी लोड कनेक्ट नहीं होगा। देख सकते हो ना, ये 2 तार हवा में लटक रहे हैं, दिस वन शोज नो लोड। ठीक है, तो देखो ये क्या दिखा रहा है कि भाई कोई लोड कनेक्ट नहीं, आपकी हमने मोटर भी हटा दी, तब भी देखो ये चार्जिंग करंट फ्लो कर रही है। समझ में आ रही बात? ये तब भी ये चार्जिंग करंट फ्लो कर रही है। तो अगर लोड हटा दोगे तो आई लोड तो खत्म हो जाएगा, लेकिन चार्जिंग करंट पिक्चर में रहेगी। तो यहाँ से कह सकते हैं आई सी इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोड। मतलब क्या मतलब हुआ इसका? जैसे मान के चलते हैं ये हमारे पास सप्लाई दे रहे हैं, ये लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है, एंड देन हमने क्या करा है, यहाँ पे कोई लोड नहीं लगाया हुआ है। ठीक है, तो तब भी अगर हम देखते हैं ओपन लोड है, अब अगर लोड ओपन है तो आई आर रिसीविंग वो 0 होना चाहिए था, लेकिन हम देखेंगे इसके अंदर क्या होगा, लगातार एक आई सर्कुलेटिंग सॉरी चार्जिंग करंट जो होगी वो फ्लो कर रही होगी। तो यहाँ से एक चीज़ बड़ी खास सीखने को मिलती है, भले ही ट्रांसमिशन, जैसे अगर कोई तुमसे पूछ ले कि ट्रांसमिशन लाइन ओपन है, ठीक है, मतलब कोई लोड कनेक्ट नहीं है, तो क्या उसके अंदर करंट फ्लो करेगा? यस, करंट फ्लो करेगा भाई, चार्जिंग करंट फ्लो करेगा उसके अंदर, बिकॉज ऑफ द लाइन कैपेसिटेंस। और ये लाइन जो चार्जिंग करंट है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोड। तो कभी अगर कोई क्वेश्चन पेपर में आ जाए, कोई वावा में पूछ ले, तो कहना सर आईसी करंट फ्लो करेगा और वो लोड के ऊपर इंडिपेंडेंट है। क्यों? बिकॉज ये जो चार्जिंग करंट है ये इन कैपेसिटेंस की वजह से, जो बिटवीन द लाइन कंडक्टर बने हुए हैं, इनकी वजह से फ्लो कर रहा है। इसका कोई भी रिलेशन जो है वो लोड से नहीं है। समझ में आ रही है? इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है थर्ड वन। तो अच्छा, इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट कहाँ पे ऑब्जर्व होगा? तो इसका इफेक्ट जो है आईसी का, ये मेनली हम ऑब्जर्व करेंगे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में। देखो यार, अगर ट्रांसमिशन लाइन शॉर्ट है तो भी चार्जिंग करंट फ्लो करेगा, ऐसा नहीं कि चार्जिंग करंट नहीं फ्लो करेगा। अगर मान के चलते हैं लेस देन 80 किलोमीटर से भी अगर कम की ट्रांसमिशन लाइन है तो वहाँ पे भी, लेकिन वो बिल्कुल बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा। जैसे मान के चलते हैं 0.01 एम्पेयर या 1 मिली एम्पेयर, या फिर कह सकते हो 1, अगर 1 एम्पेयर भी इतने बड़े वायर के अंदर सिस्टम में फ्लो कर रहा है तो इट इज़ नेग्लिजिबल कंपेयर टू द किलो एम्पेयर करंट जो कि फ्लो करता है। समझ में आ रही बात? ये तो उसके सामने बहुत ही नेग्लिजिबल है। तो इसीलिए क्या होता है कि आईसी का जो इफेक्ट है वो केवल, अगर तुम्हें मतलब तगड़ा इफेक्ट देखना है, डोमिनेटिंग इफेक्ट, तो वो आपको लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में ही देखने को मिलेगा, जहाँ पे जो कैपेसिटेंस होता है वो एकदम बिल्कुल भयावह रूप में मौजूद होता है ट्रांसमिशन लाइन में। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे? तो यहाँ पे देखो दे रखा लेंथ ग्रेटर देन 100 किलोमीटर। नाउ 100 किलोमीटर बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर है। 100 किलोमीटर से बड़ी लाइन, तो 100 किलोमीटर जो होता है यहाँ पे आ जाते हैं तुम्हारे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन भी पिक्चर में आ गई, यानी कि कुछ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और मेनली लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, लिखा हुआ है मीडियम एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। समझ में आ रही बात? ये ठीक है, तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और उसके ऊपर जाओगे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, तो तुम्हें ये इफेक्ट जो होगा चार्जिंग करंट का वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चार्जिंग इफेक्ट अगर आपसे कोई कहता है कि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है तब तो ठीक है, तब तो उसके अंदर फ्लो करेगा, भले ही लोड लगाओ ना लगाओ। लेकिन अगर मान के चलते हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है तो इतनी टेंशन की बात नहीं है, बहुत ही नेग्लिजिबल करंट होगा। नाउ एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देख रहे थे, वोल्टेज का क्या इफेक्ट होता है। अभी हमने बताया था शुरुआत में कि भाई वोल्टेज का बड़ा बोलबाला रहता है, और हमने देखा था कि आईसी, फॉर्मूला याद है ना, आईसी इक्वल टू ओमेगा सी वी। ठीक है, ओमेगा को 2 पाई एफ कह दिया था। तो यहाँ पे देखो वी आ रहा है ना वोल्टेज, तो वो वोल्टेज के लेवल्स यहाँ पे बताए हुए हैं कि भाई वोल्टेज का लेवल क्या क्या होगा, वोल्टेज का क्या असर पड़ेगा। तो देख सकते हो अगर वोल्टेज इतना ज़्यादा है, 765 केवी की जो ट्रांसमिशन लाइन है, तो उस केस में चार्जिंग करंट एम्पेयर पर मीटर, यानी कि पर यूनिट अगर लेंथ ले लें तो पर यूनिट लेंथ में 3.10 एम्पेयर का करंट फ्लो करेगा पर मीटर के हिसाब से। समझ में आ रही बात? है समझ में आ रहा है? तो 3.10 मीटर सॉरी एम्पेयर पर मीटर करंट, इतना हैवी करंट जो होगा वो चार्जिंग करंट में आ जाएगा। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करते हैं, जैसे जैसे देखो वोल्टेज डिप करते चले जाओगे वैसे वैसे चार्जिंग करंट भी डिप होता चला जाएगा। हम बात कर रहे हैं पर मीटर की। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे? यानी कि पर यूनिट लेंथ पे हम ये कंसीडर कर रहे हैं। तो जैसे जैसे वोल्टेज कम करते जाओगे, बाकी सारी चीज़ें हमने सेम लेंथ रखी ट्रांसमिशन लाइन की और सब कुछ सेम रखा है, लेकिन अगर वोल्टेज कम कर दिया तो उससे भी चार्जिंग करंट कितना डिप्लीट होगी, कितना कम होती चलेगी, वो इफेक्ट है। सो दिस इज बेसिकली शोइंग द इफेक्ट ऑफ वोल्टेज का क्या असर होगा चार्जिंग करंट पे। ठीक है, इट इज़ एन इंटरेस्टिंग टेबल। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे? तो लेंथ का हमने पीछे देख लिया था कि 100 किलोमीटर के ऊपर की लाइन होगी तो चार्जिंग करंट हमें डोमिनेंस में देखने को मिलेगा, एंड देन वोल्टेज का लेवल यहाँ पे कंसिडर कर दिया। नाउ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है कि फैक्ट मतलब इफेक्ट क्या हुआ। ये तो फीचर्स हो गए, अभी तक हमने फीचर्स पढ़ लिए, अच्छे से कवर कर लिए ना। अगर एक क्वेश्चन आता है कि इफेक्ट्स क्या होंगे, ठीक है, व्हाट आर द इफेक्ट्स, कि भाई ये चार्जिंग करंट जो आप सिस्टम में फ्लो करा रहे हैं इसका सिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, तो इसके ऊपर इसके ये क्या इफेक्ट होंगे, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो इन इफेक्ट की चर्चा हम लोग करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। जाते जाते 2 लेक्चर मैं छोड़ूंगा आपको। एक तो है कि अगर आप हार्मोनिक्स के बारे में जानना चाहते हो तो यार ये वाला देख लेना, इसके साथ मैंने 6 पार्ट्स में कवर करा है। और अगर ये जानना चाहते हो कि यार फैक्ट्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, तो उसके लिए राइट वाला लेक्चर देख सकते हो। तो अब तक जितने भी मैंने आरएलसी के लेक्चर लिए, सब में सारे टॉपिक लगभग कवर हुए हैं। ये बस 1-2 पार्ट में, और इसको एक और पार्ट बचा हुआ है जो नेक्स्ट मैं रिलीज़ करूँगा। एक्चुअली क्या है ना, उसके अंदर मैंने एक्टिव रिएक्टिव पावर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाया है। तो कितनी ये जो कैपेसिटर, लाइन के कैपेसिटर लगाए हैं ना, इनका इफेक्ट अगर तुम्हें जानना है तो उसको मैंने डिटेल में थोड़ा कवर करा है। इसके लिए मैं, ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है अगेन, क्योंकि ज़्यादा लंबे वीडियोस भी मैं नहीं रखना चाहता, इसलिए इसको मैंने नेक्स्ट पार्ट में कवर करूँगा। तो अपना समय आपने दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, ज़रूरतमंदों को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।